नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। 7 फेज में लोकसभा चुनाव होंगे और इसका ऐलान होने के बाद अब विपक्ष ने तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि इतने फेज में चुनाव इसी वजह से कराए जा रहे हैं ताकि मोदी जी को इसका फायदा मिले, बड़ी जेब वाली पार्टी को इसका फायदा मिले और मोदी जी को पूरा मौका प्रचार करने का मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि बनारस और अमेठी के लिए कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं का नाम सामने आया है, जिनको कांग्रेस आला कमान तो चाहती है इस सीट से लड़ाना, लेकिन वो 2 नेता ही बैक सीट पर आ गई है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इस सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो हार जाएंगे। और ये नाम है सुप्रिया श्रीनेत और एक दिग्गज नेता का नाम है जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि 7 फेज में लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर विपक्ष द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ कह रही है कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेता। तो चुनाव आयोग ने शनिवार यानी 16 मार्च को ही लोकसभा चुनाव का शेड्यूल बताते हुए ऐलान किया कि देश में इस बार 7 फेज में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का वोटिंग होगी, 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। पहली वोटिंग से ठीक 46 दिन बाद 4 जून को नतीजे भी आएंगे। चुनाव के लंबे शेड्यूल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने एक चैनल से बात की उन्होंने और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां पर उन्होंने कहा कि 7 फेज तक चुनाव को खींचने से बड़ी जेब वाली पार्टी को फायदा मिलेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर कहा कि यह चुनाव 3 से 4 फेज में हो सकते थे। 7 फेज का मतलब है कि मोदी को पूरे देश में घूमना है, इससे उनको प्रचार के लिए ज्यादा समय मिलेगा। दरअसल 1952 का पहला लोकसभा चुनाव 4 महीने तक चला था। इसके बाद 2024 को लोकसभा चुनाव ही होगा जो इतने लंबे समय तक चलेगा। इस कारण देश में 16 मार्च से लागू हुई आचार संहिता 79 डेज तक रहेगी। तो खड़गे ने कहा कि 70 से 80 दिन तक आचार संहिता लगाना गलत है। खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने 12 इलेक्शन लड़े हैं, कोई भी 46 दिनों तक नहीं चला। कई इलेक्शन तो 4 फेज तक ही नहीं चले हैं, कभी कभी तो एक ही फेज में पूरा इलेक्शन हो गया था। 70 से 80 दिन तक आचार संहिता लगाना गलत है, इससे देश का विकास रुक जाएगा। 3 या 4 फेज में चुनाव हो जाते तो आचार संहिता भी कम समय के लिए ही लगती। और क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। All development work will be stopped, and stopping nearly 70-80 days means you imagine how the country will progress, because election code of conduct, people will not move, material will not be supplied, budget will not be spent. Right. So this is a very according to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4 this thing. So it was easy for people also to get their businesses completed, the infrastructure, everything. It should have helped. But anyway, Modi is Modi. Sir, the Election Commission has given a lot of advices saying that don't use languages, misinformation. All these advisories have come from the Election Commission this time. But these are routine advisories. And in spite of these advisories, you will see how the BJP people, leaders will act, how they will abuse, attack to other opposition parties. This is there. And naturally, others may also do to some extent. But anyway, let us see. Now we can't say it is only Election Commission is hardly today born. So in future what is going to happen, how they are going to behave impartially. And I hope, I expect that they should behave impartially. There should be level playing ground. That will help the country and real democracy, the spirit of real democracy should be shown. Sir, he has chosen your constituency as first political rally, sir, Kalburgi, on the same day. Okay. In democracy, we can't say you don't come to our constituency. When he likes that constituency, or he may be feeling that from North Karnataka, he wanted to start from Kalyan, Karnataka. That's why he might have chosen. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳದಲ್ಲ. ಈಗ 2.5 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್
ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತವೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 1/3 ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಎಲ್ಲ ದೇಶದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಅದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತವೆ, ಬಟ್ ಈ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸನೂ ನಡೀತಿರ್ತದೆ, ಆ ಕಡೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದು ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮೇದಾಗ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3-4 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗೋದೈತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದೆ. Thank you, sir. Thank you. तो जैसे कि आपने सुना कि खड़गे जी जो है इस मामले को लेकर कह रहे हैं कि मोदी जी को चुनाव प्रचार करने का समय चाहिए, इसलिए इतना लंबा शेड्यूल जो है रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ खड़गे के अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी भाजपा को लेकर सवाल किए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार के कई चुनाव कई घोटालों की आड़ में हो रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स घोटाला हुआ, विपक्ष के खिलाफ ईडी सीबीआई की रेड हुई, मुख्य विपक्षी दल ने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, यह पहली बार हुआ है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी ने पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी से आखिरी फेज में चुनाव कराने को लेकर भी सवाल उठाए। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि वाराणसी सीट लोकसभा सीट पर 1 जून को चुनाव होगी। मोदी को पूरे देश में प्रचार करने के बाद आखिरी में वाराणसी जाएंगे, इसके उन्हें प्रचार के लिए समय मिलेगा। तो वही तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा कि विधानसभा चुनाव भी 8 फेज में कराए थे। तो पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बकायदा जो है इससे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और यही नहीं, इस दौरान वो मीडिया से इंटरेक्ट करती नजर आई और उन्होंने जो है उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेता शांतनु भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि बंगाल में 1 या 2 फेज में चुनाव हो जाए। इतने ज्यादा फेज में लंबे जेब वाली पार्टी को मदद मिलती है और यह पार्टी दूसरी पार्टी से आगे हो जाती है। 2021 में विधानसभा चुनाव भी 8 फेज में हुए। उस समय कहा गया था कि कोरोना के चलते इतने फेज में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो है वो काफी कुछ और भी कहती नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये सब कुछ कराया जा रहा है क्योंकि बड़ी जेब वाली पार्टी यानी बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। क्या कुछ कह रही है चंद्रिमा भट्टाचार्य, जरा सुनिए। এবং 4 জুন ফলাফল ঘোষণা, এ কথা নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ আজকে বসে এই নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে, আপনারা দেখেছেন। আমরা বারবার বলেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই নির্বাচনের ধাপ 2টি ধাপে অথবা 1টি ধাপে হোক, কিন্তু আমরা দেখলাম যে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে 7টি দফায় নির্বাচন ঘোষণা হলো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে। আমরা বলেছিলাম এই কারণে যে আমরা দেখেছি, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে যদি 1 দফায় ভোট হয় অথবা 2 দফায় ভোট হয়, তাহলে ভোটারদের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হয় এবং ভোটার ভোট প্রদান করছে এই সংখ্যাটা অনেক বেশি হয়। যদি দফা বাড়ে তাহলে ভোটার সংখ্যায় একটা কমতি দেখা যায়। সেই কারণে আমরা 1 দফায় ভোট কিংবা 2 দফায় ভোট এটা অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু 7 দফায় ভোট হচ্ছে। আমরা এটা বলেছি কারণ আমরা দেখেছি, যে কথা বললাম, যে 2019-এর নির্বাচন, সেখানেও অনেক দফায় ভোট হয়েছিল এবং সেখানেও এই টার্ন আউট অর্থাৎ ভোটার্স টার্ন আউট, কত ভোটার ভোট দিচ্ছেন, সেটা কমে গিয়েছিল আগের ভোটের সংখ্যা, যদি ভোটারের সংখ্যা আমরা দেখি। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে।
তার কারণ হচ্ছে যদি এতগুলো দফায় ভোট হয় তাহলে যাদের কাছে শক্তি আছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক শক্তি, সেই অর্থনৈতিক শক্তিবান যারা তারা টাকা মোবিলাইজ করার এবং তাদের পূর্ণ ক্ষমতা এই টাকার অঙ্ককে কাজে লাগানো, তাদের যতটা লাগাতে পারেন তারা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। তাহলে যাদের ফান্ড কম, যে সমস্ত রাজনৈতিক দলে, তাদের থেকে যাদের কাছে ফান্ড বেশি তারা বেশিভাবে সেটা মোবিলাইজ করতে পারেন, টাকাটা লাগাতে পারেন নির্বাচনের ক্ষেত্রে। আর আমরা তো দেখেছি বিগত দিনগুলোতে, এবং নতুন তথ্য প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এখনের এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট অথবা অন্যান্য নিরপেক্ষ সংস্থাগুলো আর তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারছে না, সবকিছুর ওপরেই থাবা বসাচ্ছে একটা সরকার যারা কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় আছে। এবং এই যে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট তারা কিন্তু পরিণত হয়েছে এক্সটর্শন ডাইরেক্টরেটে। এবং যে নতুন তথ্য ইলেকটোরাল বন্ডস নিয়ে এসছে তাতেও কিন্তু দেখা গেছে যে যেখানে যেখানে ইডি সিবিআই হয়েছে তারা কোন পার্টিকে তাদের বেশি টাকা দিয়েছে সেটা দেখেছি আমরা। তাহলে এটা এক্সটর্শন ডাইরেক্টরেট, আমরা এটাই বলেছিলাম এটা যেন না হয়। আর আগের বারে আমাদের 21 সালের নির্বাচন 8 দফায়, তখন একটা বলা হয়েছিল যে কোভিডের পরে, তাই সেই সিচুয়েশনটাকে ট্যাকল করবার জন্য আমাদের এই 8 দফায় নির্বাচন করতে হচ্ছে। बहुत सारे राज्य हैं जहां पर 39 सीट है, कहीं 25 है, कहीं 26 है। तो इस सब राज्य में एक फेज इलेक्शन हो रहा है और हमारे यहाँ 7 फेज। हम लोग तो बोल चुके हैं कि अगर एक फेज या 2 फेज में इलेक्शन हो तो वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है, लेकिन हमारे बात को कौन सुने, नहीं सुना। 7 फेजेस इलेक्शन हो रहा है। ये एक प्रश्न उठा रहा है कितना दूर तक ये निरपेक्ष है। देखिए बेंगो, हम लोगों का मांग था कि एक फेज में चुनाव हो, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है उसका हिसाब से बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बीजेपी रूल स्टेट से कहीं गुना अच्छा है। लेकिन हम लोगों को ये भी मालूम था कि जिस तरीके से चुनाव आयोग को बीजेपी अपना जेब में डाल दिया, सिंस इंडिपेंडेंस हम लोग कभी ऐसा नहीं देखा है कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बैठ के इलेक्शन कमीशन को नॉमिनेट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं कौन इलेक्शन कमीशन होगा। तो ऐसा लग रहा है कि आप खेलने में मैदान में उतर रहे हैं, टीम का कैप्टन है, आप ही डिसाइड कर रहे हैं अंपायर कौन होगा। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं अंपायर किस तरीके से न्यूट्रल एक्टिविटी करेगा। और जहां तक बंगाल का सवाल है, उनको मालूम है बंगाल में एक शेरनी है ममता बनर्जी, यहाँ पर है अभिषेक बनर्जी। इस बंगाल को वो लोग पॉलिटिकली विन नहीं कर सकते। बंगाल को मेलाइन करने में लगे रहता है, बंगाल को डिप्राइव करने में लगे रहता है। और आपको ये भी मालूम है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव अनाउंसमेंट होने का पहले कोई स्टेट में सेंट्रल फोर्स को भेज दिया जाता है, लेकिन बंगाल का साथ ऐसा भी हुआ है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, पिछले रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे कोविड का टाइम में भी 8 फेज में बंगाल में चुनाव हुआ था, सेंट्रल फोर्स लाके चुनाव हुआ था, लेकिन उसमें भी इनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया था। और तब से लेकर लोकसभा हो या असेंबली हो, किसी भी बाईपोल हो, अब पंचायत तक हर एक चुनाव में बंगाल का आदमी ये जवाब दे दिया कि एंटी बंगाल बीजेपी को ये लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इस बार भी 7 मर्तबा क्यों, अगर 42 फेजेस में भी चुनाव होगा तो बंगाल का आदमी तृणमूल कांग्रेस का साथ ही रहेगा। देखिए मैंने ये हम लोग जो मांग किए थे कि एक दफा में चुनाव, इसके पीछे कारण था क्योंकि ये 2019 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन का, जितना ज्यादा चरण में मतदान होता है मतदाता का प्रतिशत कम हो जाता है। अभी जो 7 दफा में 7 चरण में बंगाल में चुनाव का घोषणा हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं तमिलनाडु में 39 39 सीट है, एक दफा में एक चरण में चुनाव होगा।
आंध्र प्रदेश में 25 सीटें एक दफा में चुनाव होगा, गुजरात में 26 सीटें एक दफा में चुनाव होगा, केरल में 20 सीटें एक दफा में चुनाव है, कर्नाटक में 28 सीटें 2 चरण में चुनाव होगा, मगर बंगाल में ये हो रहा है 7 दफा में 42 सीट्स में। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा कोष रहता है, ज्यादा साधन रहता है, जितने ज्यादा चरण में चुनाव होगा तो उन लोगों का उतना मदद मिलता है, तो ये प्लेइंग फील्ड तो लेवल नहीं रहता है। तो हम लोग इसीलिए बोले थे कि एक चरण में चुनाव होना चाहिए। और 2021 में देखे थे जब 34 दिन में 8 चरण में चुनाव हुआ था, तब तो बोले थे इलेक्शन कमीशन कोविड, तब तो कोविड नहीं है। और खास करके ये जो इलेक्शन कमीशन का नियोग, 2 इलेक्शन कमिश्नर नियोग भी हुआ, देखिए पीएम के पास ही क्षमता है। तो फुटबॉल, दोनों फुटबॉल टीम का लड़ाई है, तो एक फुटबॉल टीम तो रेफरी सिर्फ नहीं, 2 लाइन्समैन भी तैयार कर रहा है, कौन रहेगा, कौन ऑफसाइड का झंडा उठाएगा। तो ये सब लेकर बहुत सारे क्वेश्चन सवाल है, मगर हम लोग ये माने बंगाल का आवाम के पास ये आंकड़ा है कि तो जैसा कि आपने चंद्रमा भट्टाचार्य जी को भी सुना, इसके अलावा महाराष्ट्र की एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के जो है प्रवक्ता क्लाइड कोस्ट्रो ने भी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र में 5 फेज में इलेक्शन का क्या मतलब है, भाजपा कराना क्या चाहती है, क्या ये ईवीएम का खौफ है। वहीं कांग्रेस ने इसी बीच एक बड़ा दावा कर दिया है, वाराणसी से पवन खेड़ा और अमेठी से सुप्रिया श्रीनेत चुनाव लड़ेगी। तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार लेकर बड़ा दावा खेल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस पवन खेड़ा को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला ले लिया है। तो वही अमेठी के बारे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड से लड़ने के साथ ही स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट से भी बड़ा दाव चलते हुए सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव मैदान में उतारने को लेकर फैसला लिया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इन दोनों सीटों से पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव मैदान में उतारने को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी के मीडिया के हवाले से मिली खबरों के सुनने के बाद तंज कसना भी शुरू हो गया। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव इसीलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वह पिछली बार की तरह इस बार भी स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव हार जाएंगे। तो वही कुछ लोग जो है कमेंट सेक्शन में अगर आप कहेंगे कि इस तरीके से भी लिख रही हैं कि सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा ने भी अब चुनाव लड़ने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि इस सीट पर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो कांग्रेस का हाल इस वक्त काफी ज्यादा बेहाल है। लोकसभा चुनाव के डेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन कौन से सीट पर कौन से प्रत्याशी को उतारेंगे, कैसे राहुल बाबा की जो है करियर को बचाकर रखना है, इसे लेकर भी अभी उनमें संशय जो है बरकरार है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि अब पूरा मामला क्या है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।